नमस्कार, स्वदेश आर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और अब बात ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर लगी मोहर की। कैबिनेट ने संशोधित हार्डवेयर पीएलआई स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही खरीफ सीजन के लिए 1.08 लाख करोड़ की सब्सिडी भी मंजूर की गई है। ईटी नाउ स्वदेश ने पहले ही आपको इन दोनों फैसलों के बारे में बताया था। आज कैबिनेट की बैठक के बाद हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका ऐलान किया। और संशोधित हार्डवेयर पीएलआई स्कीम को कैबिनेट की मंजूरी से क्या फायदा होगा, इस पर हमारे संवाददाता समीर दीक्षित ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से खास बातचीत की। In the last 9 years, electronics manufacturing has grown from a very small, minuscule number to a landmark number of $105 billion last year. Large employment, 25 lakh employment has been created in this sector. This is a sector which is today recognized all over the world. Last year, our mobile phone exports crossed $10 billion. We ended the year at $11 billion. So that is the kind of growth which has happened. And this growth has been possible only because of Prime Minister Narendra Modi ji's clear vision, absolutely clear, consistent policy framework, and very proactive approach towards creating this kind of electronics manufacturing industry in the country. Okay. In the same spirit, building on the success of mobile phone industry, building on the success of telecom manufacturing, where people have already started exporting to US, Germany, and France. Building on those successes, the IT hardware PLI, which is laptops, servers, tablets, and and the edge computing devices, very small form factor, high compute devices. All those devices will be covered under this PLI. Like the telecom and mobile phone PLI, the incentive will be at 5% as the base level, and then there will be additional incentives for using Indian components. और इस खबर पर पूरी जानकारी, पूरा ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, जैसा कि हमने अपने दर्शकों को पहले ही बताया था कि आज कैबिनेट के एजेंडे में जो सबसे बड़ा मसला है वो बेसिकली आईटी हार्डवेयर से संबंधित जो पीएलआई स्कीम है, यानी कि जो रिवाइज्ड पीएलआई स्कीम है, ये प्रस्ताव कैबिनेट के सामने था और अब इस पर हमारी खबर पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। इसका मतलब ये है कि आईटी हार्डवेयर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रिवाइज्ड पीएलआई स्कीम, यानी कि आप इसको 2.0 भी कह सकते हैं, उस स्कीम को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है, जिसके हिसाब से करीब 17,000 करोड़ रुपए का जो इंसेंटिव्स है, इस रकम को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। जो एग्जिस्टिंग पीएलआई स्कीम है, उसमें जो रकम है वो करीब 7300 करोड़ रुपए के आसपास है, लेकिन इसमें ज़्यादा दिलचस्पी कंपनियों ने नहीं दिखाई, क्योंकि एक तो इंसेंटिव्स की जो रकम है वो कम है, साथ ही साथ इसका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, जो मौजूदा स्कीम है। लिहाजा नई स्कीम के ज़रिए सरकार की कोशिश ये है कि इसको ज़्यादा आकर्षक बनाया जाए, ताकि जो कंपनियां हैं वो हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग के लिए आ रही हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। इस स्कीम के हिसाब से अगर आप देखें तो जो एवरेज इंसेंटिव्स है वो 2.2% से बढ़ाकर 5.3% कर दिया गया है, और साथ ही साथ जो ओवरऑल समय सीमा है बेनिफिट लेने के लिए, उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। एक जो दूसरी खबर है वो दरअसल फर्टिलाइजर सेक्टर से संबंधित है। हमने अपने दर्शकों को ये खबर भी 12 अप्रैल को सबसे पहले दिखाई थी, जिसमें हमने ये कहा था कि सरकार मई महीने की शुरुआत में या मध्य में एनपीके कैटेगरी के फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स के लिए सब्सिडी के रकम की घोषणा करेगी। आज खरीफ सीजन के लिए कैबिनेट ने एनपीके कैटेगरी के फर्टिलाइजर और साथ ही साथ यूरिया के लिए भी सब्सिडी की घोषणा की है। 1,08,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी रकम की घोषणा की गई है, जिसमें 38,000 करोड़ रुपए जो है वो एनपीके कैटेगरी के फर्टिलाइजर के लिए दिए जाएंगे और 70,000 करोड़ रुपए यूरिया के लिए जो है वो दिए जाएंगे कंपनियों को सब्सिडी के तौर पे। कुल मिलाकर 1,08,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी का बर्डन जो है सरकार के ऊपर खरीफ सीजन में आएगा। लेकिन राहत की बात यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में फर्टिलाइजर की कीमतों में कमी देखने को मिली है, लिहाजा सरकार के ऊपर जो बर्डन है, सब्सिडी बर्डन, उसमें ज़रूर कुछ कमी आई है। कुल मिलाकर 1,08,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी, लेकिन अच्छी बात यह है कि किसानों के ऊपर कोई भी भार सरकार जो है अतिरिक्त नहीं डालेगी। जी, बढ़ते हैं आगे। निफ्टी फुटवेयर कंपनियों के लिए एक बड़ी खबर है। फुटवेयर के लिए इंडियन साइज लागू करने के लिए जल्द
नोटिफिकेशन आ सकता है। इस पर ज्यादा डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। फुटवेयर इंडस्ट्री के लिए ये बड़ी और अहम खबर है, जहां सरकार इंडियन साइज के फुटवेयर को लागू करने की तैयारी कर रही है और ये तैयारी लगभग पूरी भी हो गई है। सूत्रों की माने तो डीपीआईआईटी ने इस मसले पर सभी स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन प्रक्रिया पूरी कर ली है और एक फाइनल रिपोर्ट वापस बीआईएस को यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को सौंप दिया गया है। और ये भी संभव है कि अगले महीने भर के भीतर बीआईएस इंडियन साइज फुटवेयर को लेकर के नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। इंडियन साइज दरअसल इसका सीधा मतलब यह है कि भारतीय शूज़ और भारतीय पैरों के लिहाज से शूज़ का साइज़ होगा। अभी जितने भी मार्केट में शूज़ हैं 90% से ज़्यादा उस पर यूएस या यूके के नंबर अंकित होता है, मसलन यूएस 4 या यूके 7 इस तरीके के नंबर अंकित होते हैं। लेकिन सरकार का मत है कि भारतीय पैरों के लिहाज से उनके कंफर्ट को देखते हुए इंडियन साइज़ होना चाहिए और ये लोगों की सेहत का भी मामला है, प्लस घरेलू इंडस्ट्री को फ़ायदा देने की भी बात है। लिहाजा ये जो इंडियन साइज़ के शूज़ को लेकर के लंबे समय से मंथन चल रहा था वो अपने अंतिम पड़ाव पर पहुँच चुका है। फाइनल रिपोर्ट बीआईएस को सौंपी जा चुकी है। रही बात इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री काफ़ी हद तक तैयार है। जो एक आध रिजर्वेशन है इंडस्ट्री के, वो मान लीजिए कोई बड़ी ग्लोबल कंपनी है तो उनका कहना है कि ज़्यादातर शूज़ उनके एक्सपोर्ट को लेकर के होते हैं। कुछ कंपनियों का ये कहना है कि फुटवेयर इंडस्ट्री के लिए अभी हाल ही में एक क्यूसीओ जारी किया गया था, एक और क्यूसीओ के आने से थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। लेकिन सरकार कह रही है कि ये जो इंडियन साइज लागू किया जाएगा ये वॉलंटरी यानी कि स्वैच्छिक तौर पे होगा। घरेलू कंपनियां इसको शुरुआत में स्वैच्छिक तौर पर लागू करेंगी और भविष्य में इसको अनिवार्य करना होगा। इस पर सरकार आगे चल करके विचार करके फैसला करेगी। बढ़ते हैं आगे। फ्यूचर रिटेल की अंतिम बोली से रिलायंस रिटेल और अदानी ग्रुप बाहर निकल गए हैं। पूरी खबर बता रहे हैं अंकुर मिश्रा। जी हाँ, फ्यूचर रिटेल से जुड़ी एक अहम खबर है और आपको याद होगा कि इसमें कई बड़े नाम, जिसमें रिलायंस रिटेल, अडानी की जो ग्रुप कंपनी थी और भी करीब 48 और एप्लीकेंट्स थे जिन्होंने बोला था कि वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करेंगे, कंपनी में मतलब इच्छा रखते हैं इसमें बिड करने की। लेकिन जो फाइनल बिडिंग हुई है जिसकी 15 मई तक डेडलाइन थी, उसमें से सारे बड़े नाम गायब हैं। मतलब यही है कि रिलायंस रिटेल, अडानी ग्रुप कंपनी और भी जो बड़े नाम थे जैसे जेसी फ्लावर्स, इन सारी कंपनियों ने यहाँ पर बिड सबमिट नहीं की है। और हमें जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक 6 उन कंपनियों ने यहाँ पे बिड्स दी है जिनके नाम शायद ही कभी चर्चा में होते हैं। इन सारे 6 नामों में जो सबसे बड़ा नाम हमें जो पता चला है वो है स्पेस मंत्रा, जिसकी बड़ी बिड आई है। लेकिन जो ईओआई थी यहाँ पर, वहाँ पे 49 नाम थे। वहाँ पे काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा था कि रिलायंस रिटेल या अडानी ग्रुप कंपनी यहाँ पे बिड कर सकती है। लेकिन अब ये एकदम साफ हो गया है कि वो अगली कड़ी में जाने के लिए इन बड़ी कंपनियों ने मना कर दिया है। अब एक लॉजिकल स्टेप यही है कि रिजोल्यूशन प्रोफेशनल लेंडर्स के साथ मिलकर H1 बिडर डिसाइड करेगा कि किसकी बिड सबसे ज़्यादा है और उसके बाद ही ये तय होगा कि ये जो बिड आई है वो लेंडर्स के आसपास है या फिर दोबारा एक राउंड करना पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे। अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए सेबी को मिल गया है समय। 14 अगस्त तक का समय दिया गया है। सेबी ने जांच पूरा करने के लिए हालांकि सुप्रीम कोर्ट से 6 महीने का अतिरिक्त वक्त मांगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का ही समय दिया है। मामले पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, अडानी हिंडनबर्ग मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा कि जिस तरीके की जांच की ज़रूरत है इस मामले में उसे कम से कम 6 महीने का अतिरिक्त वक्त चाहिए। ये दलील सेबी ने पिछली हियरिंग में भी दी थी, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना था और कहा था कि आप 3 महीने का समय ले लीजिए, क्योंकि आपको 2 महीने का समय पहले ही मिल चुका है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जिस कमेटी का गठन किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, खासकर हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद जो इन्वेस्टर्स हैं उनके हितों को ध्यान में रखते हुए जो सुझाव देने थे, उस कमेटी ने 2 महीने में अपनी जांच पूरी कर ली है और जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। लिहाजा सेबी को भी अपनी जो जांच है वो अगले 3 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट को सौंप देनी चाहिए। लेकिन सेबी ने इस मामले में दलील ये दी कि जिस तरीके के जांच की ज़रूरत है, इसमें कई ऑफशोर कंपनीज इन्वॉल्व हैं, जिन 12 ट्रांजैक्शन का जिक्र हिंडनबर्ग ने अपने रिपोर्ट में किया है, उसको लेकर काफ़ी डेटा की ज़रूरत होगी, एनालिसिस की ज़रूरत होगी, लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी शामिल हैं। लिहाजा
ये काफ़ी जटिल प्रक्रिया है और इस जटिल प्रक्रिया को देखते हुए ये ज़रूरी है कि कम से कम 6 महीने का वक्त मिले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा कि फ़िलहाल आप 3 महीने का वक्त लीजिए, यानी कि 14 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को ये कहा है कि अपनी जांच जो है वो पूरी कर लीजिए और फिर हमारे पास आइए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये ज़रूर कहा है कि अगर 14 अगस्त तक जांच आप पूरी नहीं कर पाते हैं तो एक स्टेटस रिपोर्ट आप दायर करिए और उसके बाद हम देखेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आपको अतिरिक्त और 3 महीने का वक्त दे सकते हैं। तो इसमें 2 मामले हैं। पहला तो ये कि सेबी को 3 महीने का वक्त मिल गया है, और दूसरा ये कि अगर ज़रूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वो सेबी को और अतिरिक्त 3 महीने का वक्त दे सकता है। लिहाजा सेबी के लिए ये विकल्प खुला हुआ है कि उसे 3 महीने का और वक्त मिल सकता है। अगली सुनवाई की जो तारीख तय हुई है वो 11 जुलाई है। समर वैकेशन के बाद इस मामले की सुनवाई फिर से होगी। जो दूसरा मामला था जो कमेटी जिसका गठन सुप्रीम कोर्ट ने खुद किया था, उसने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। उसमें यह कहा गया है कि जो उसके फाइंडिंग्स हैं वो पिटिशनर्स को दिए जाएंगे और उसके बाद जो है इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है वो 11 जुलाई को तय होगा। जी। और अब बात कर लेते हैं कर्नाटक में सीएम पद को लेकर चल रहे सस्पेंस की। कांग्रेस के लिए कर्नाटक की कहानी लगातार नए मोड़ ले रही है। सिद्धारमैया की कर्नाटक के सीएम होंगे, ये खबर आई पहले, और एक बार फिर इसमें ट्विस्ट आया क्योंकि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सिद्धारमैया के नाम को लेकर अभी फैसला नहीं हुआ है और कर्नाटक में 48 से 72 घंटों में नया मंत्रिमंडल बनेगा। खबरों के मुताबिक कर्नाटक का कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार सीएम बनने पर अड़ गए हैं। इससे पहले खबर आई थी कि डीके शिवकुमार के डिप्टी सीएम और 2 मंत्रालय के साथ कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष के पद पर उन्हें मना लिया गया, लेकिन अब उनकी असहमति की खबरें तैर रही हैं। वहीं कांग्रेस ने अब तक नाम तय न होने की बात कहकर सस्पेंस को और बढ़ा दिया है। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिनको कांग्रेस विधायक दल ने सर्वसम्मति से ये अख्तियार दिया है कि वो कांग्रेस का अगला विधायक दल का नेता एंड कॉन्सिक्वेंटली मुख्यमंत्री घोषित करें, वो बाकायदा संपूर्ण चर्चा कर रहे हैं। हमारे ऊपर मोदी जी 10-10, 15-15 दिन में निर्णय करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी 2 दिन से डेलिब्रेशंस कर रहे हैं। हो सकता है आज, हो सकता है कल तक हम आपको ये निर्णय बता देंगे। इसलिए जल्दी मत करिए, विचलित मत होइए, अपने दर्शकों और पाठकों को झूठी खबरें मत दिखाइए। कांग्रेस पार्टी की अगली कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में 6.5 करोड़ कन्नडिगांव के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। और कर्नाटक के सीएम को लेकर कांग्रेस में चल रहे सस्पेंस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी नियामिका सिंह जुड़ चुकी हैं। नियामिका, आखिर कांग्रेस में ये हो क्या रहा है और ताजा अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, देखिए कर्नाटक का पेच अभी भी फंसा हुआ ही नजर आ रहा है। जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक मीटिंग्स की जा रही हैं और कोई भी निर्णय जो है वो अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं लिया जा रहा है, उससे यही साफ जाहिर होता है कि अभी कुछ समय और लगने वाला है कांग्रेस पार्टी को सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को मनाने के लिए। आज की अगर हम खास तौर पर बात करें तो सुबह से ही बैठक का दौर शुरू हो गया था। सबसे पहले सिद्धारमैया आए थे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से मुलाकात करने 10 जनपद पर, और उसके बाद में डीके शिवकुमार यहाँ पर पहुंचे थे। हालांकि डीके शिवकुमार की जो मीटिंग थी राहुल गांधी के साथ में वो काफी लंबी खींची थी, और उसके बीच में डीके सुरेश जो कि उनके भाई है वो भी यहाँ 10 जनपद पर आए थे, ताकि ऐसा बताया जा रहा है कि डीके शिवकुमार जो है वो डिप्टी सीएम की पोजीशन लेने के लिए अभी तक तैयार नहीं हुए हैं, और उसी वजह से डीके सुरेश को भी यहाँ पर बुलाया गया था ताकि एक बीच का रास्ता अपनाया जा सके, ताकि एक जिस तरीके से राहुल गांधी कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे उसमें सफल हो पाए। लेकिन इस तरीके का मामला अभी साफ होते हुए नजर नहीं आ रहा है, और यही वजह थी कि डीके शिवकुमार 10 जनपद से निकलकर सीधा जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनके घर पर गए थे, जहां पे पहले से ही जो तमाम सीनियर लीडर्स है कांग्रेस पार्टी के, वो सुरजेवाला हो या सुशील कुमार शिंदे हो, वो पहले से ही वहां पर मौजूद थे। तो अभी भी बैठक का दौर जारी है। लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि डीके शिवकुमार को मनाया जा सके। हालांकि सूत्रों के अनुसार जो हमें जानकारी मिल रही है अभी तक, उसमें यही बताया गया है कि डीके शिवकुमार का एक ही डिमांड है, वो है कि या तो उनको चीफ मिनिस्टर की पोजीशन दी जाए,
अदरवाइज वो जो है वो एक केवल एक एमएलए के तरीके से ही कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे। वहीं दूसरी तरफ से अगर सिद्धारमैया की बात करें तो रेस में सबसे आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं सिद्धारमैया। कांग्रेस हाईकमांड जो है उनकी चॉइस के अनुसार अगर बात रखी जाए तो वो चाहते हैं कि सिद्धारमैया को ही जो है वो कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर बनाया जा सके। तो अभी देखना ये होगा कि क्या डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम की पोजीशन अपनाते हैं या नहीं, या फिर कोई एक प्लान बी जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनाया हुआ दिखाई देगा आने वाले दिनों में। वो 50-50 रेशियो की बात करें कि 2.5 साल दोनों लोग जो है वो कर्नाटक पे राज करेंगे, या फिर 2 और 3 साल का जो एक फॉर्मूला था कुछ लीडर्स ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बताया था उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, या आने वाले दिनों में ही पता लग पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे नियामिका आपका इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली में कर्नाटक के सीएम को लेकर रहे सस्पेंस का असर आज बेंगलुरु में भी नजर आ रहा है। सिद्धारमैया के घर के बाहर समर्थकों का जुटना शुरू हो गया। वहीं दूसरी तरफ डीके शिव कुमार के समर्थकों ने बेंगलुरु के राजेश्वरी मंदिर में प्रार्थना की। और सिद्धारमैया के सीएम बनने की खबर को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा। कहा कि सिद्धारमैया ने 2009 में भी ब्लैकमेल करके सीएम का पद हासिल किया था। Yeah, this is a ticklish case for Congress party because Siddaramaiah is a blackmailer. In 2009 also, he blackmailed the AICC High Command to make him opposition, LOP, opposition leader, which occupied by Khargeji in those days. Because of his blackmail, Khargeji has to resign from his LOP and to contest parliament, and he went to Delhi. By taking that LOP, till now, he enjoyed the power. और महाराष्ट्र की सियासत में भी उठापटक जारी है। इस बीच एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने मंथन शुरू कर दिया है। शरद पवार की मौजूदगी में एक खास मीटिंग यशवंतराव चव्हाण सेंटर में हुई। यहां पवार ने पार्टी के नेताओं के साथ महामंथन किया। इस बैठक में जितेंद्र आव्हाड और अनिल देशमुख भी शामिल हुए। माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र सरकार के शासन के साथ बाकी के तालमेल के मुद्दे पर चर्चा की गई। और चलिए बात बाजार की। बाजार में लगातार दूसरे कारोबारी दिन मुनाफा वसूली नजर आई। निफ्टी निचले स्तर से रिकवरी के बावजूद 100 अंकों से ज्यादा गिरकर 18,200 के नीचे बंद हुआ। बैंक निफ्टी में 200 अंकों की गिरावट रही। निफ्टी के 50 में से 36 स्टॉक्स गिरकर बंद हुए। निफ्टी मिड कैप फ्लैट बंद हुआ, लेकिन स्मॉल कैप में 4 महीने की रिकॉर्ड ऊंचाई देखी गई। दिन भर बाजार में कैसी रही हलचल और कल के लिए क्या होंगे ट्रिगर्स, डिम्पी कालरा हमारे सहयोगी इसका पूरा ब्यौरा दे रहे हैं। मार्केट के अंदर आज सेकंड डे था जब थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी है, और ये प्रॉफिट बुकिंग हालांकि ज़्यादा डैमेज नहीं कर पा रही है लेवल्स के तौर पर, लेकिन हाँ फिर भी एक स्पेस जो मार्केट को चाहिए था वो रूम ज़रूर क्रिएट होता दिख रहा है। निफ्टी पे 18,200 के इर्द गिर्द आज क्लोजिंग हमको मिल रही है। बैंक निफ्टी पे देखें तो 43,500 के ऊपर की आज हमको क्लोजिंग मिल रही है। तो ये दोनों अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज जिन शेयर्स का बोलबाला रहा मार्केट के अंदर, या फिर ये कहें जो आज थोड़े चलते हुए दिखे, मैं पहले एक एक करके आपके सामने रखता चलता हूँ। पहले आते हैं निफ्टी के काउंटर्स पे। तो आज निफ्टी के काउंटर्स अगर आप चेक करेंगे तो आपको सबसे अच्छा मोमेंटम फिर से ऑटो कंपनीज में मिलेगा। हीरो मोटोकॉर्प आज चल रहा था, आईटीसी के ठीक नंबर से पहले पोजीशनिंग काफ़ी हाई रख के गया है। इसके अलावा इंडसइंड बैंक के अंदर मजबूती थी, यूपीएल अच्छा चला, भारतीय एयरटेल पोस्ट नंबर्स और कुछ अच्छे रिपोर्ट्स आने के बाद आज दिन भर हरे निशान में ही रहा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 3 जुलाई से एसजीएक्स गिफ्ट निफ्टी हो जाएगा। इस पर हमारे सीनियर एडिटर अजय शर्मा ने बाला सुब्रमण्यम से खास बातचीत की। हमारे साथ मिस्टर बाला सुब्रमण्यम जुड़ रहे हैं, एमडी एंड सीईओ ऑफ एनएससी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, जो गिफ्ट सिटी के अंदर है अहमदाबाद में। बाला, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। एक बहुत बड़ी खबर आई है और वो ये है कि एसजीएक्स निफ्टी जुलाई 3 से गिफ्ट निफ्टी हो जाएगा। ये बताना ज़रूरी है हमारे व्यूअर्स को, जो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, कि इतने सालों से एसजीएक्स निफ्टी जो सिंगापुर में ट्रेड होता है वो बहुत बड़ा हिस्सा एफआईआई ट्रेडिंग के वॉल्यूम्स का वहाँ ले जाता था, जबकि अंडरलाइन एसेट यहाँ पे है, अंडरलाइन इंडेक्स यहाँ पे। तो विदेश में इसका एक ऑफशोर इंस्ट्रूमेंट इतना ज़्यादा ट्रेड क्यों हो?
तो इसलिए रेगुलेटर्स ने, एनएससी ने, एक्सचेंजेस ने ये सोचा कि हमें कुछ ऐसा तरीका अपनाना चाहिए कि एसजीएक्स निफ्टी के ट्रेड्स यहाँ भारत में भी कैप्चर हों, और सिंगापुर एक्सचेंज और एनएससी ने काफ़ी वर्क किया इस डायरेक्शन में, और इसके साथ एक एसजीएक्स कनेक्ट एनएससी ने बताया। बाला, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। जुलाई 3 से ये बदलाव आएगा, उसके बारे में हम बात करें, मगर एक स्टेप बैक लेते हैं और हमें समझाइए कि आपने इस डायरेक्शन में काम किया, कितने महीने लगे और ये क्यों ज़रूरी था? व्हाई वाज इट इम्पोर्टेंट? बहुत शुक्रिया। ये एसजीएक्स और निफ्टी जो यहाँ पे जुलाई 3 से आ जाएगा, जो जिसको हम गिफ्ट निफ्टी कहेंगे, इस प्रोजेक्ट में हमने एक्चुअली लास्ट 3-4 साल से हमने काम किया है। इनफैक्ट इसकी जो शुरुआत जो है 2015 में गिफ्ट सिटी को जो है भारत सरकार ने आरबीआई की एक नोटिफिकेशन से इसको एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बनाया। इसके तहत क्या हुआ कि सारे फेमा के जो रेस्ट्रिक्शंस जो इंडिया में लगते हैं, जो उसको हम कैपिटल मार्केट, जो कैपिटल कन्वर्टिबिलिटी जो इश्यू होती है, उसका जो रेस्ट्रिक्शन है वो इस पर्टिकुलर स्पेशल जोन में जो एक एसईजेड है उसमें उसको वो जो रेस्ट्रिक्शन है उसको हटाया गया था। उसके बाद 2017 में हमने एनएससी और बीएसई दोनों ने अपनी इंटरनेशनल एक्सचेंज यहाँ स्टार्ट की, और हमने यहाँ पे तब हमने हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें एक विजन दिया था। उनका एक मानना था कि इंडिया को, जो इतना बड़ा देश है, जिसकी जो अर्थव्यवस्था है करीब $3.5 ट्रिलियन का, हमारा जो मार्केट $3.5 ट्रिलियन का हमारा जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उसकी जो बेंचमार्क कॉन्ट्रैक्ट्स है उसको यहाँ पे कैसे हम अपना खुद का प्राइस सेटिंग करें। बढ़ते आगे, एसबीआई के नतीजे कल आने वाले हैं। नतीजे कैसे रह सकते हैं, नतीजों में किन चीजों पर फोकस रहेगा, बता रहे हैं हर्ष। जी हाँ, तो इंडिया का लार्जेस्ट बैंक एसबीआई, एनआईआई एक्सपेक्टेड है अराउंड 40,000 करोड़ पे, जो कि लास्ट ईयर 31,200 करोड़ पे था। तो एक सॉलिड एक्सपेंशन दिख रहा है, अभी भी 28% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, 5% सिक्वेंशियल ग्रोथ एक्सपेक्टेड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी एक अच्छा असर आएगा इसका, अब 27% ईयर ऑन ईयर एक्सपेक्टेड है, 25,000 करोड़ के आसपास वो नंबर। जब प्रोविजंस को देखें तो Q3 में काफ़ी लो प्रोविजनिंग नंबर पर, अब Q4 में उससे भी लो एक्सपेक्टेड है, 5,500 करोड़ के आसपास नंबर एक्सपेक्टेड है, 5,700 करोड़ पे Q3 का नंबर आया था। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसी वजह से जो एनआईआई है, जो प्रोविजनिंग लोअर प्रोविजनिंग नंबर है, एड करेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अराउंड 15,000 करोड़ के आसपास आएगा। 1% प्लस आरओए एक्सपेक्टेड है अभी भी एसबीआई से। जब बैलेंस शीट की बात करते हैं 16% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, एडवांसेस में काफ़ी हेल्दी लार्ज बैलेंस शीट साइज पे, और डिपॉजिट ग्रोथ स्लो 6% एक्सपेक्टेड है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ओवरऑल जब एक्सपेक्टेशंस को हाईलाइट करें तो निम्स अभी भी स्ट्रेंथन हो रहे हैं ऐसे लग रहा है। आगे जाके भी FY24 में क्या आउटलुक है मैनेजमेंट का निम्स पे, वो एक की फैक्टर रहेगा। ओपेक्स लोन ग्रोथ गाइडेंस आगे जाके कैसे रहेगा वो भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। क्रेडिट कॉस्ट और ROAs किधर ट्रेंड होगा इम्पॉर्टेंट रहेगा। और MSME और एसेट क्वालिटी स्पेशली MSME पे मॉनिटर करने की ज़रूरत होगी। ऑल्सो आगे जाके 14% का कैपिटल एडिक्वेसी, तो कैपिटल रेजिंग प्लान्स क्या होंगे SBI के, वो भी जानने में इन्वेस्टर्स को दिलचस्पी होगी। और ITC के कैसे रहेंगे नतीजे, अनुमान बता रही हैं विनी मोतीवाला। नंबर की जो बात करते हैं एक्सपेक्टेशन की बात, तो रेवेन्यू जो है वो एक्सपेक्टेड है कि अराउंड 7% पे रेवेन्यू ग्रोथ आएगी। प्रॉफिट ग्रोथ भी एक्सपेक्टेड है अराउंड 15% पे। और ओवरऑल जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन भी है वहाँ पे भी अच्छी एक्सपेक्टेशंस है। 17.7% पे इबिटा की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, और मार्जिन में एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है अराउंड 340 बेसिस पॉइंट भी। सिगरेट वॉल्यूम जो इंपॉर्टेंट नंबर होता है ITC के लिए, वहाँ पे हेल्दी सिगरेट वॉल्यूम है, 13 to 14% सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। और मेनली जो सपोर्ट कर रहा है ऑपरेटिंग मार्जिन को और ग्रॉस मार्जिन को, वो क्या होगा कि सॉफ्टनिंग इन कमोडिटी प्राइसेस हो चुके हैं। तो यस, रॉ मटेरियल प्राइस अभी कम हो चुके हैं, तो वो बेटर सपोर्ट कर रहा है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज भी है, तो ये ऐड होकर ओवरऑल सपोर्ट कर रही है मार्जिन्स ऑफ द कंपनीज को। नॉन सिगरेट बिजनेस की बात करें तो FMCG बिजनेस, होटल बिजनेस, पेपर बिजनेस, वहाँ पे भी एक्सपेक्टेड है कि अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। होटल बिजनेस में भी स्पेशली बुकिंग्स जो इंप्रूव हो रही है, हॉलीडे सीजन भी आया था, तो ये इंप्रूव करेगा और ये सपोर्ट करेगा होटल बिजनेस को। एग्री बिजनेस थोड़ा एक्सपेक्टेड है कि ये टाइम डिक्लाइन होगी रेवेन्यू में, यहाँ टाइम एग्री बिजनेस में भी। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो वॉच आउट करेंगे कि वॉल्यूम ग्रोथ क्या आ रही है,
प्राइस हाइक्स अगर आगे जाते हुए और कुछ प्राइस हाइक्स भी लेने वाली है कंपनी में सिगरेट बिजनेस में, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एफएमसीजी की इबिटा मार्जिन्स क्या आ रही है, इबिट मार्जिन्स क्या आ रही है, वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और अगर कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस आ रही है, डीमर्जर ऑफ बिजनेस या ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए। बढ़ते आगे, लग्जरी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला एक बार फिर भारत ड्राइव के लिए तैयार है। अरबपति एलॉन मस्क की कंपनी के अधिकारियों ने आज सरकार के आला अधिकारियों से मुलाकात की। इसमें घरेलू सेल्स और निर्यात के लिए टेस्ला की हाई एंड इलेक्ट्रिक कारों की मैन्युफैक्चरिंग की योजनाओं की जानकारी दी गई। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी। टेस्ला जो एक इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी है, उसके ऑफिशियल्स आज भारत में आए और भारत में हाई ऑफिशियल से मिले। कुछ कंपनियों के ऑफिशियल इसमें शामिल थे जो कि पार्ट्स बनाते हैं। साथ में जो कई मंत्रालयों से मिले ये, और बात ये की जा रही है कि यहाँ पर वो अपना एक प्लांट सेटअप करना चाहते हैं। प्लांट जो होगा वो एक्सपोर्ट भी निर्यात भी करेगा और यह डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए भी होगा। पर कितना दूर जाना चाहते हैं टेस्ला वाले ये क्लियर नहीं है, क्योंकि पिछले साल भी बातें हुई थी, पर तब टेस्ला ने अपने जो प्लान्स हैं वो होल्ड पे कर दिए थे, क्योंकि वो काफ़ी संतुष्ट नहीं थे कि भारतीय सरकार उन्हें इंपोर्ट ड्यूटी में छूट नहीं दे रही थी। तब एलॉन मस्क भी इस बारे में ट्वीट करके भारत को कहा था कि भारत को अपनी इंपोर्ट ड्यूटीज कम करनी चाहिए, पर इस पर बात बिगड़ी और टेस्ला ने अपने प्लान्स होल्ड पर डाल दिए थे। अब सुनने में आ रहा है कि टेस्ला फिर से ये बातचीत शुरू कर रहा है। कहां तक जाएगी ये साफ नहीं है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।